आए जी सवाल नंबर 25 पे। अब ये सवाल जब पढ़ोगे जहन में रखना, 2-3 चैप्टर्स हैं, अब उसके कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा किया गया है इस एक ही सवाल के अंदर। पढ़ें। अब इस सवाल की तरफ, इसके डाटा की तरफ जाने से पहले, रिक्वायरमेंट देखने से पहले एक पॉइंट जो आपसे डिस्कस करने वाला है वो ये है कि वही बात मैं रिपीट करूंगा जो कि मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग के शुरू में बात की थी कि बच्चे चूंकि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट की वैल्यूएशन सीखते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में, तो वो समझते हैं कि इसका ताल्लुक जो है वर्क इन प्रोसेस और स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स का, इसका ताल्लुक बस प्रोसेस कॉस्टिंग से ही है। हालांकि उनको ये इस चीज़ की तरफ देखना चाहिए कि वर्क इन प्रोसेस कोई प्रोसेस कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द 3 क्लासेस ऑफ इन्वेंट्री। भाई एक बैलेंस शीट में 3 क्लासेस ऑफ इन्वेंट्री ही तो होती हैं आपकी। रॉ मटेरियल्स होते हैं, वर्क इन प्रोसेस होते हैं, फिनिश गुड्स होते हैं। हाँ, उसकी वैल्यूएशन हमने सीखी ही प्रोसेस कॉस्टिंग में, क्योंकि उसमें होता ही ये था कि जब एक पीरियड क्लोज होता है तो उस वक्त कुछ यूनिट्स इन प्रोसेस होते हैं, तो जाहिर है हमें उनकी वैल्यू का पता लगाना होता है, और वो होते हैं वर्क इन प्रोसेस। तो वो उसकी वैल्यूएशन हम वहाँ पर सीख लेते हैं। वरना अब हमें जान जाना चाहिए कि जब भी बच्चे आपकी जो इन्वेंट्री की क्लासेस में से इन्वेंट्री अगर वर्क इन प्रोसेस की मौजूद है, तो अब वहाँ पे यूनिट्स का कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कौन कर देता है? इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। और कोई भी एंटिटी है जिसने अपनी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, और अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेशंस की ज़रूरत है, तो वन ऑफ द इन्वेंट्री क्लासेस इज वर्क इन प्रोसेस। तो वहाँ पे जब आप इनकी वैल्यूएशन की तरफ जाओगे तो आपने यूनिट्स का कॉन्सेप्ट नहीं लेना, आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट लेना है। और इस वर्क इन प्रोसेस की वजह से क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रिपेयर करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ भी इसी तरह से है, ये कोई एंटिटी है और उस एंटिटी की आपसे उसने फाइनेंशियल्स कुछ शेयर करने की कोशिश की है। उसने कहा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग इसके फिनिश गुड्स भी हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग इसके वर्क इन प्रोसेस भी हैं, और जो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेसेस हैं ये कुछ सर्टन स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे खड़े हुए हैं। फिर इसके अलावा उसने कुछ आपको ड्यूरिंग द पीरियड जो प्रोसेस अकाउंट में, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में खर्चे हुए उसकी डिटेल आपसे शेयर कर दी है। ये कौन से खर्चे हैं? ये देखें, ये जो आपसे खर्चे शेयर कर रहा है। अब देखो, एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन, प्रोसेस कॉस्टिंग, वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन, ये ज़रा मिला के अपनी कॉस्ट की सारे बेसिक नॉलेज को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। तो ये जो आपसे शेयर कर रहा है कि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट किया गया है ड्यूरिंग द पीरियड, चलो खैर उसने बता ही दिया ड्यूरिंग द ईयर, ये कौन से खर्चे हैं जो कि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में डेबिट हुए होंगे? यानी कि जो अभी प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ के आए हो, डेबिट साइड पे क्या क्या होता है? रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड होते हैं, फिर कन्वर्जन कॉस्ट होती है। कन्वर्जन कॉस्ट में उसने दोनों तुम्हें मदद दे दी है कैलकुलेट करने में। फिक्स्ड पोर्शन भी उसने कहा है कि ये जो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा है वो कितना है? 44,217, इसमें से फिक्स्ड का खर्चा इतना है। ठीक है, बिल्कुल वो उसने बता दिया तुम्हें ताकि तुम अलग कर सको। ये पता किस लिए? क्योंकि जाहिर है उसने मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कैलकुलेशन करवाई हुई है, तो ये उसने अलग कर दी है ताकि आपको इसमें तंगी वगैरह ना आए। ठीक है जी। तो अब आप खुद सोचें कि ये बात तो तय हो गई कि यूनिट्स के बजाय इक्विवेलेंट यूनिट्स होंगे और स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स तैयार किए जाएंगे। यानी यूनिट्स की जगह इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट की जगह कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। फाइफो लग रहा है सर। जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे आएंगे तो आपके यूनिट्स जो हैं वो किस पे वैल्यू होंगे? फुल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट पे। और इसी तरह जो और फाइफो चल रहा है तो ड्यूरिंग द पीरियड के क्लोजिंग फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होंगे? फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट पे, जिसमें आपका वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल हैं। और जो आपका क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, इनके पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने पड़ेंगे कि वो हैं कितने, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और ये भी किस पे होंगे? ड्यूरिंग द पीरियड वाली जो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट है उस पे, लेकिन फुल वाली। ठीक है, फुल वाली पे ही निकलना है। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन चेंज किस में आना है? इक्विवेलेंट यूनिट्स में चेंज आना है। अच्छा, फिर उसने ये बताया मुझे ड्यूरिंग द पीरियड कि उसने कहा कि ये जो आपके खर्चे हैं ना, 1 जनवरी कहाँ से 2019 के 18, 1 जनवरी 2018 से ये रेट कितने कितने इंक्रीज कर गए थे? 5%। कौन? मटेरियल। और कन्वर्जन कॉस्ट 10%। यानी कि अगर प्रीवियस पीरियड का कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना है तो मैंने इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करके प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट कर लेना, और मैं इजीली अपने ओपनिंग फिनिश गुड्स को उस फुल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट पे कैलकुलेट कर लूंगा, जो कि हमारे पिछले पीरियड का क्या है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। वो भी प्रीवियस पीरियड के ही कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट पे कैलकुलेट होगा। भाई अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट,
अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो फुल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। इसी तरह जो मेरा इस पीरियड के क्लोजिंग है, कौन से, क्लोजिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, दे विल बी वैल्यूड एट फुल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चल रही है, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड वाली। और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग चल रही है तो मेरे क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो हैं वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, और इसी तरह से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी। लेकिन फ़र्क सिर्फ किस में पड़ेगा, इक्विवेलेंट यूनिट्स में। वो मैं ज़ाहिर है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट से कैलकुलेट कर लूँगा। ये आपकी सारी कहानी है। अच्छा, एक और चीज़ हम ये भी जानते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन होती है और बाद में अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट होती है। यहाँ पे ज़रा देखें डाटा, खुद ज़रा देख के बताओ कि मुझे कहीं पे फिक्स्ड ओवरहेड्स की अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की कैलकुलेशन में कोई डाटा अवेलेबल है? उसकी सहूलत में किसी जगह से मुझे कैलकुलेट करवाने के लिए उसने कहा हो? सर उसने कोई डाटा प्रोवाइड नहीं किया हुआ, बस यही फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं जो उसने प्रोवाइड किए हुए हैं। यानी सवाल में उसने आपको अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन में उलझाया ही नहीं है। यानी आप ये अज्यूम करो कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स भी यही हैं और एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स भी यही हैं, लेकिन फ़र्क दोनों में आएगा। इधर देखें, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो नेट प्रॉफिट्स आएंगे उस पर फ़र्क आएगा। और वो फ़र्क किस वजह से आता होता है? क्या अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की वजह से आता है? नहीं, इस वजह से कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक मजीद एक खर्चा होता है जो कि ज़्यादा होता है आपके कॉस्ट यूनिट्स के अंदर, और वो होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स का। वो तो वाला फ़र्क तो अपनी जगह पे कायम रहेगा ना। जो आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसके यूनिट्स में फुल कॉस्ट गई हुई है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी और फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी। लेकिन जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें आपके यूनिट्स में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट गई हुई है। बात समझ रहे हैं? ये अभी मैंने सिर्फ ओवरऑल ओवरव्यू दिया है कि आपके ज़हन में क्या क्या सवाल आ सकते हैं। बहरहाल इन अदर वर्ड्स ये कुछ सिंपल से काम है जो कि आपके करने वाले हैं। अब मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। अब मैं किस तरह से, ये देखो आपके पुराने कॉन्सेप्ट से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर लेता हूँ। तो देखो, जब तुम सेल रेवेन्यू यहाँ पे लिखोगे उसके बाद तुम क्या लेस करोगे बच्चे? COGS। COGS इससे पहले जब तुम बनाया करते थे तो वो क्या होता था? सिर्फ ये देखो ओपनिंग स्टॉक, अभी तुम मिड शीट दे के आए हो, फ्रेश भी होगा। ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्या है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक, प्लस फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको तुम कहते थे कि ये एब्जॉर्ब्ड है। फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये इस तरह करते थे ना। ये सारे का सारा है कि अगर हम देखें तो क्या ये वही नहीं है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट प्लस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, और ये टोटल मिला के क्या बनता है? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ये COGS की स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिख लो ताकि तुम्हारे जहन में COGS की स्टेटमेंट एक्चुअली आए। ये आती है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। फिर तुम्हें क्या एडजस्ट करना चाहिए? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेस क्लोजिंग। लेकिन यहां पे होता नहीं था, सिर्फ पता क्या होता था? सीधा ओपनिंग फिनिश गुड्स, ये जो तुम लिखते थे ये ओपनिंग फिनिश गुड्स होता था, माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो यही तो तुम करते थे। ये देखो सारे खर्चे तुम ऐड करते थे, ये देखो सारे खर्चे ऐड हो गए। ओपनिंग को तुमने ऐड कर लिया और क्लोजिंग को लेस कर लिया। इसके बाद तुम किस पे पहुंच जाते थे? लेकिन अब इस सवाल में ऐसा नहीं है। इस सवाल में उसने ये सारे खर्चे तुम्हें दे दिए हैं। वो जो तुम्हें बता रहा ना कि ड्यूरिंग द पीरियड वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में ये खर्चे हैं, ये है सारे खर्चे कौन से, जो कि किस अकाउंट में डेबिट हुए हैं? वर्क इन प्रोसेस। और वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में सर अब इस सवाल में ओपनिंग भी है, इस सवाल में क्लोजिंग भी है। ये COGS की स्टेटमेंट का वो हिस्सा है जिसमें आप कभी कैलकुलेशन करते ही नहीं थे। बात समझ रहे हैं? तो ये सारा उसने आपको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट का खर्चा दे दिया, और इसमें अब आपने क्या करना है? सर अब आपने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी इसमें एडजस्ट करना है। कर दिया, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क, फिर आपके पास सर आएगा COGM, फिर आप इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, फिर लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और फिर आपके पास आएगी COGS। सो अब इसी सिचुएशन में अब आप जब फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो आपका फॉर्मेट पता क्या होगा? ये देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको कहोगे COGS कैलकुलेट करते हुए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग फिनिश गुड्स, प्लस यहाँ आप लिख दें फुल, क्योंकि आपने रिकंसिलिएशन तो करनी नहीं है, फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर बच्चे क्या होगा? आपका सारा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी प्लस फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी, और ये उसने आपको दी हुई है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। दिस हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। सबको ऐड करके लिखें। फिर आप क्या करें? लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्या यही COGS नहीं?
यही COGS है। और जब तुम यही मार्जिनल कॉस्टिंग में जाओगे तो यही काम होगा सारा, सेल रेवेन्यू लेस वेरिएबल COGS, बिल्कुल इसी तरह से होगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस ओपनिंग फिनिश गुड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ओनली वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि उसने दी हुई है, तुमने बस उसमें से फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल देनी है, तो बाकी वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट बचेगी, मटेरियल में ऐड कर दो तो तुम उस पर पहुंच जाओगे, लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। बच्चे यहाँ पे जो आपके क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं, दे विल बी वैल्यूड एट फुल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर द पीरियड, FIFO चल रहा है, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये भी सर किस पे वैल्यू होंगे, फुल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, लेकिन इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स 100% होंगे। इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स कहां से निकलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। पहुंच रहे हैं? अभी हम करते हैं, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि देखो कैसे डिफरेंट टॉपिक्स तुम्हारे मर्ज हो रहे हैं एक ही सवाल के अंदर। अच्छा, इसके अलावा इसी तरह से यहाँ पे चलते हैं, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी, अभी हम कुछ कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करेंगे, ये मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी ड्यूरिंग द पीरियड। अब जब इसमें ही इन्फ्लेशन एडजस्ट करूंगा तो प्रीवियस पीरियड की मेरे पास कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगी, ठीक है। और दैट विल बी रेलेवेंट फॉर यू टू वैल्यू द ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्योंकि जब FIFO चल रहा है तो प्रीवियस पीरियड के क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट फॉर द ईयर के ऊपर वैल्यू हो रहे होते हैं, FIFO तो यही कहता है, ठीक है। सो मैंने सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है, तो इससे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और ओपनिंग फिनिश गुड्स की आइटम्स भी मेरे पास वैल्यू हो जाएंगी। सिर्फ इसके लिए मुझे अगेन इक्विवेलेंट यूनिट से थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी। इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स वैसे ही कौन से होंगे, 100%, ये तो फिनिश्ड है, दिस इज द ओनली इशू। बाकी जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो इंतहाई सिंपल है। देखो जरा, फिक्स्ड उसने ऑपरेटिंग खर्चा वैसे ही मेरे ख्याल है 7 मिलियन समथिंग दिया हुआ है, 7.5 मिलियन, और जो वेरिएबल ऑपरेटिंग खर्चा है वो तो सिंपल पर यूनिट कर दिया, यूनिट से मल्टीप्लाई करो, अल्लाह अल्लाह खैर चलो, ठीक। अभी मैंने आई हैव जस्ट एक्सप्लेन द अप्रोच, तो आप अगर एग्जामिनर का सोल्यूशन देखोगे वो कंफ्यूजिंग है, तो मैंने उसी फॉर्मेट में जैसे हम लोग करते हैं, जाहिर है 100% वैसे नहीं होगा, आपको थोड़ा सा उसमें मैनूवर करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चे जब आप सवाल करते हो ना, एग्जामिनर का सोल्यूशन देखा करो, और भी डिफरेंट एंगल से अगर कोई सोल्यूशन नजर आता है तो उसको देखा करें, ताकि आपको पता चले कि इसको प्रेजेंट करने के और क्या क्या स्टाइल्स हैं। और एग्जाम में होगा ऐसे सवाल आएंगे जिसमें आपको एट द स्पॉट बाज़ औक़ात सोल्यूशन प्लान्स बनाने पड़ेंगे, इस चीज़ के लिए रेडी रहना है आपने। सो इस चीज़ की प्रैक्टिस कहाँ से होती है, जब आप अपने आप को डिफरेंट सिचुएशन से गुजारते हैं और ख़ुद करते हैं। ये खुद करने की जो मामला है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं कह रहा कि 100% पेपर ही ऐसा होगा कि सारा पेपर मतलब अपने अपने प्लान ही बनाई जाओ, लेकिन अगेन जहन में रखें 20, 25, 30% के ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जिसमें इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि सवाल में बिजनेस सिनेरियो उसने किस तरह का रखा है, आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है, बिजनेस सिनेरियो को पढ़ना है, और वो बिजनेस सिनेरियो आपका खुद गाइडेंस दे रहा होगा और रिक्वायरमेंट बता रही होगी कि कहाँ जाना है और सवाल में से कौन सा डाटा उठाना है, और आप अपना सोल्यूशन प्लान डेवलप कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग इज दैट एरिया, डिसीजन मेकिंग है और CVP टू सम एक्सटेंट है जहाँ पे इस तरह का काम किया जा सकता है, यानी एग्जामिनर हैज़ द रूम के वो आपसे ये वाली हरकतें करवाए। तो उसके लिए इसलिए अगेन इन जैसे सवालों में भी इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप सवाल समझ पाए हो और कैसे प्रेजेंट करोगे। अब मैंने जो प्रेजेंटेशन आपको एक सोल्यूशन बना के दिया है, ये एक तरीका है, एग्जामिनर का भी सोल्यूशन देखना वो एक अलग तरीका होगा। इसका एक और तरीका भी है, और वो पता क्या है, जिसमें आप सुकून में होते हैं, हर एक चीज़ को आप लिखें स्टेटमेंट फॉर्म की बजाय, कॉलमर फॉर्म की बजाय हर एक को फार्मूला अप्रोच से करना शुरू कर दें, वो बच्चा ज़्यादा सुकून में होता है उसमें। आप ऐसे भी कर सकते हैं। बहरहाल आई हैव शेयर्ड विद यू द ओवरऑल अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यूँ करते हैं, पार्ट ए पहले करते हैं, फिर पार्ट बी की तरफ आते हैं और देखते हैं कि उसमें छोटी छोटी वर्किंग्स हम जहाँ जहाँ बना सकते हैं वो वर्किंग्स बना लेते हैं। बाकी सवाल आप खुद करोगे, ये वाला सोल्यूशन मैंने अभी अभी शेयर किया तुम सबको। पार्ट ए, कैसे करना चाहिए FIFO के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स की प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू फॉर ईच आउटपुट आइटम एंड विद रिस्पेक्ट टू ईच कॉस्ट कंपोनेंट्स को बनाया जाता है। पहले खुद सोचें वर्क इन प्रोसेस की आउटपुट आइटम्स हैं, लॉसेज हैं इसमें कोई लेना देना कोई नहीं है। बाकी कौन से बचते हैं आउटपुट आइटम्स मुझे बताएं, फिनिश गुड्स या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, यही दो बचते हैं ना। तो ज़रा बनाएं इसमें। और यहाँ पे एक चीज़ जो करनी थी वो बिल्कुल अब इससे पहले आपने नहीं देखी होगी, लेकिन यहाँ पे मजबूरी है, और वो क्या है कि तुम्हें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड पे बनाने हैं। तो अगर ये ऐसे ना होता मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, तो मैंने ऐसे ही करना था, मटेरियल और
कन्वर्जन कॉस्ट, यही करना था। लेकिन यहाँ पे चूंकि मुझे आगे जाके एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग करनी है तो मुझे कन्वर्जन कॉस्ट को तोड़ना पड़ेगा। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट का कॉलम अलहदा कर लो, फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट का कॉलम अलहदा कर लो। क्यों? क्योंकि जब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे जाऊँगा तो फुल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ले लूँगा, लेकिन जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग पे जाऊँगा तो सिर्फ मटेरियल और वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट की कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट को लूँगा। तो इसलिए यहाँ पे ये मैंने कन्वर्जन कॉस्ट को इस बेस पर नहीं तोड़ा कि कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स्ड की स्टेज ऑफ कंप्लीशन फ़र्क है, इस वजह से तोड़ा है कि मैंने आगे जाके मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन की वैल्यूएशन करनी है और दोनों की एब्जॉर्प्शन बेसिस जो है वैल्यूएशन बेसिस फ़र्क है। तो यहाँ पे 3 कॉलम इस वजह से मुझे बनाने पड़ेंगे। अच्छा, बाकी चीज़ें वही हैं। आउटपुट आइटम्स जी FIFO है, तो जाहिर है आउटपुट साइड की आइटम्स कौन सी बचती हैं? फिनिश गुड्स हैं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा होता हूँ, पहले मैं यूनिट्स नहीं पूरे करता, फिर मैं फिनिश को तोड़ता हूँ कि इसमें से सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो थे वो पहले प्रोड्यूस होंगे फुली, फिर वो जो इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीट, यही तरीका होता है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है? सवाल देखें, 800। फिनिश गुड्स कितने? लेजर बना के। कौन सा लेजर बना के? सवाल में उसने पहली 2 लाइनें पढ़ के बताओ, उसमें क्या बता रहा है मुझे? सेल्स बता रहा है। कितनी सेल्स बताइए? 5500। सर जी आप खुद सोचें, आप इससे पहले ये इस तरह से कनेक्शन हम देख नहीं रहे होते, लेकिन हमें पता तो है कॉन्सेप्चुअली कि मुझे एक बात बताओ, वर्क इन प्रोसेस में जो ट्रांसफर आउट या फिनिश गुड्स हैं ये कहाँ जाते हैं? टटकू में। कहाँ जाते हैं? फिनिश गुड्स के अकाउंट में। अगला अकाउंट कौन सा होता है जहाँ से ये निकल के जाते हैं? फिनिश गुड्स। तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि भाई फिनिश गुड्स से क्या वो वर्क बैक करके ये आइटम नहीं निकलवा सकता? अगला तुम्हारा टी अकाउंट है फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का क्या स्टाइल होता है कि हमें मालूम नहीं है कि ब्रॉड फॉरवर्ड उसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स होते हैं, उसमें क्लोजिंग क्या होते हैं? क्लोजिंग फिनिश गुड्स होते हैं। और ये जो यहाँ पे आ रहा होता है कहाँ से? वर्क इन प्रोसेस है। ये कौन से होते हैं जो कंप्लीट होकर ट्रांसफर होके आए हैं? तो ये फिनिश गुड्स हैं ड्यूरिंग द पीरियड। ये कहाँ से आए हैं सर? ये वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट से नहीं आया जिसको हम मैं वैल्यू करता आया हूँ पूरी प्रोसेस अकाउंटिंग में, किस नाम से? फिनिश गुड्स ट्रांसफर आउट। तो यही तो आ रहे हैं इधर, यही तो आ रहे हैं इधर। अब इसने इस अकाउंट से तुमसे बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करवाई है यूनिट्स की टर्म्स में, यूनिट्स की ज़बान में। उसने तुम्हें ओपनिंग यूनिट्स फिनिश गुड्स के दे दिए, कितने हैं? 600। उसने फिनिश गुड्स के क्लोजिंग दे दिए 900। उसने ये भी बता दिया, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सोल्ड यूनिट्स नहीं होते, सोल्ड कितने हैं? 5500। तो क्या तुम बैलेंसिंग नहीं निकाल सकते कि ड्यूरिंग द पीरियड बने कितने? 5800। तो सर जी ये जो फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं 5800 उसने यहाँ से कैलकुलेट करवा के दिया। तो ये है 5800 जो चाहिए होता लेकिन नहीं था। तो ये भी एक तरीका, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका दिमाग जो है ना इन तमाम एरिया से ओपन होना चाहिए। आगे बहरहाल इस चीज़ का बहुत दफ़ा उसने हरकतें की हुई हैं। तुम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जाओगे तो इस तरह तुम्हें चाहिए होगा, ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, वहाँ पे भी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स तुम्हारे साथ आएंगे। ये जान नहीं छोड़ते इतनी जल्दी। जब जब वर्क इन प्रोसेस है वहाँ पे कौन आ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। वहाँ पे भी ऐसे ही करेगा, तुम्हें चाहिए होगा कि फिनिश गुड्स कितने हैं यूनिट्स, लेकिन वो अगला फिनिश गुड्स के अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करवा लेगा। तो ये देखो यहाँ पे तुम्हें ये चाहिए था, तो इसलिए अब ये तो मैंने समझाया ना तुम्हें दोनों अकाउंट्स को लिंक करके, लेकिन यू शुड डू द वर्किंग फॉर दैट। वर्किंग का क्या तरीका है? वो सिंपल तरीका, सोल्ड यूनिट्स प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस ओपनिंग फिनिश गुड्स। इस तरह तुम इसको एक्सप्रेस कर दोगे। सोल्ड यूनिट्स तुम्हारे 5500 हैं, क्लोजिंग 900 हैं, ओपनिंग कितना? 600। तो इट गिव्स यू 5800। ये है बच्चे तुम्हारे प्रोड्यूस्ड यूनिट्स हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड इतने कंप्लीट होके निकले हैं। इसमें तुम अब बाइफर्केशन करोगे क्या? सर सबसे पहले कौन से बने होंगे? जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस थे, और वो कितने? 400। बाकी कौन से? जो इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीट ड्यूरिंग द पीरियड हो गए हैं, और वो तुम्हारे बैलेंसिंग है। कितने हैं बच्चे? 54। बाकी सारी गेम वही है, कुछ चेंज नहीं है। चलो जल्दी कंप्लीट करें इसको। ये अब ये जो तुम्हारा 400 है ये पिछले पीरियड में बच्चे मटेरियल के अतबार से कंप्लीट होके आए हुए हैं। यहाँ में इन्होंने कितना कितना % कंप्लीट होके आए हैं ये कन्वर्जन कॉस्ट है? हाँ 60% है। तो इस पीरियड में 40% काम होना है कन्वर्जन कॉस्ट के लिए, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड। वो हमने तोड़ा इस वजह से है कि हमने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाला काम करना है। कितना बनेगा? 160 फॉर बोथ। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे आ जाए, ये तो 100% है फ्रॉम ईच एंड एवरी परस्पेक्टिव।
शुरू भी इसी पीरियड में हुए और ख़त्म भी हो गए, सो 5400। और अब इनको टोटल कर लें, 5400 ये कितना बना 5605560। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे आ जाए जी, 800 है, 100% इन पे मटेरियल का काम हो गया 800, और जो 40% इन पे काम हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, सो 40% तो ये बचे कितने बने 320। करो भाई टोटल, टोटल का भी टोटल बता दो, ये कितने बन गए तुम्हारे। हम्म अच्छा ओके। जी उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। चलो बिल्कुल वही तरीका, कहाँ शुरू करोगे प्रोसेस कॉस्ट से, और अब प्रोसेस कॉस्ट इसको ब्रेक कर लें हर एक के लिए, एक तो मटेरियल के लिए कर लो, एक वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट और एक फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये जो तुम कैलकुलेशंस कर रहे हो ये ड्यूरिंग द पीरियड की कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना। फाइफो में होता ही क्या है, सारी कॉस्ट किसके लिए कैलकुलेट होती है, ड्यूरिंग द पीरियड के लिए। तो क्या क्या मटेरियल का खर्चा दे रहा है तुम्हें इसने प्रोवाइड किया हुआ है, ओपनिंग को हम वैसे ही कंसिडर नहीं कर रहे। कितना है जी 82350। अच्छा इसको तोड़ लेते हैं, फिक्स्ड को लिख लेते हैं, अलग कर लेते हैं, 16762 ये निकालो बैलेंसिंग है 27 455 इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। टोटल उसने मेरा ख्याल है 44 समथिंग दिया हुआ है, तो उसमें से फिक्स निकाल देंगे ताकि मेरे पास वेरिएबल का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ये एब्जॉर्ब्ड होता है, दिस इज, लेकिन सवाल में यही एक्चुअल है, यही एब्जॉर्ब डाटा नहीं है, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे अगर कोई स्क्रैप वैल्यू होती नॉर्मल लॉस की तो वो माइनस होता है कोई नहीं, तो दफ़ा करें, सीधा डिवाइड करें किसको, किससे, इक्विवेलेंट यूनिट से, बिल्कुल सही। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, ये चीज़ मिलियंस में है, रुपीज़ इन। चलो तो यहाँ लिख लो रुपीज़ इन मिलियन, लेकिन जब फाइनल आंसर निकालो ना कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट का, तो वो रुपीज़ में बताना है मुझे। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं तुम्हारे मटेरियल के लिए, 6200, 5880, 5880। बताओ जी क्या थाउजेंड्स में है, किधर है? हाँ ओके चलो जी ठीक है सर, बिल्कुल सही होगा। चले मुझे बहरहाल ये फुल वैल्यू में बताइएगा। ओके ये 466.22 2850.68। यहाँ तक ओके। ये ए की रिक्वायरमेंट है बस, उसके बाद ए ख़त्म हो गया हुआ है। लेकिन हम यहीं से वर्किंग थोड़ी अगर एक्सटेंड करके तो अगले पार्ट के लिए हम अपनी सहूलत पैदा कर लें। ये मुझे बताएं कौन किसकी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट है, करंट ईयर की, और करंट ईयर कौन सा, ये 2018। ऐसे लिख लेते हैं, करंट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2018, ठीक है जी। अब मैं अगर ये इधर गौर से सुने, जब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे जाऊंगा तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स अपने किस वैल्यू पे वैल्यू होंगे, फाइफो चल रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड फुल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स, एग्रीड। जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स हैं वो किस पे होंगे,
हर आइटम के लिए देखो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट अपनी जगह पे कायम रहेगा, ये यही उठाऊंगा यही उठाऊंगा यही उठाऊंगा, लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स यहाँ से उठाए जाएंगे, यानी 800, 320, 320 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स वैल्यू हो गए। इससे पहले मैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स का भी वैल्यू नहीं करता था, इससे पहले मैं किन यूनिट्स को वैल्यू कर रहा होता था, फिनिश गुड्स दैट आर ट्रांसफर्ड आउट। लेकिन खुद सोचें जो ड्यूरिंग द पीरियड भी और जो क्लोजिंग है वो भी उसी पे वैल्यू होंगे, क्योंकि FIFO चल रहा है। FIFO क्या कहता है, जो ड्यूरिंग द पीरियड की कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट है उसी पे क्लोजिंग फिनिश गुड्स ने भी वैल्यू होना है। लेकिन इससे पहले मैं नहीं कर रहा होता था, लेकिन अब तो मुझे पता है क्योंकि FIFO है। सो वट एवर इज द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर द पीरियड, जो हमारी ये निकली है, इसी पे जो कंप्लीट हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड उन्होंने भी वैल्यू होना है, और जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है उन्होंने भी वैल्यू हो जाना है। अच्छा, ये तो बात क्लियर हो गई। और अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग में कैलकुलेशन कर रहा हूं तो उस केस में मेरे बच्चे क्लोजिंग फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होंगे, सिर्फ वेरिएबल यानी। और अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स की बात करूं तो अगेन मटेरियल के एतबार से यही कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट के लिए यही कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, लेकिन इक्विवेलेंट यूनिट्स यहां से उठाए जाएंगे 800 और 320। अब मैंने ओपनिंग की वैल्यूएशन करनी है। ओपनिंग की वैल्यूएशन के लिए मुझे कौन सा रेट चाहिए, प्रीवियस ईयर का ड्यूरिंग द पीरियड वाला रेट, यानी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो क्या मैं यही ना कैलकुलेट कर लूं, सिंपल एडजस्टमेंट करनी है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, और ये बच्चे किसकी आ जाएगी, लास्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2017। बस इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दो, कितनी कितनी है 5% है और 10% है, यानी इसको क्या करो, किससे डिवाइड करो, 1.05 से, और इनको 1.11 से। और अगर यही, मैं आपको सिर्फ फर्क बता रहा हूं, अगर तुम इसी का एक नाम रख देते ए, तुमने यहाँ पे क्या करना था, a over 1.05, a over 1.1, a over 1, only the difference in where the time can be saved। बहुत शुक्रिया, बताएं जी वैल्यूज बताएं। 129.77 74 ठीक है जी। ओपनिंग फिनिश गुड्स, अब ओपनिंग फिनिश गुड्स की बात करते हैं एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में। ओपनिंग फिनिश गुड्स अपने किस रेट पे वैल्यू होंगे, फुल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर द लास्ट पीरियड, FIFO चल रहा है। ओपनिंग फिनिश गुड्स मार्जिनल कॉस्टिंग में किस पे वैल्यू होंगे, सिर्फ वेरिएबल के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा, अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस पीरियड का तुमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकाला है, इसी तरह से प्रीवियस पीरियड का भी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकाल लो, कोई इशू नहीं है, तुम्हारे पास डाटा अवेलेबल है। ये 400 यूनिट्स तुम जब प्रीवियस पीरियड के क्लोजिंग निकालोगे तो उसको क्या कहोगे कि 100% कंप्लीट थे फॉर द प्रीवियस पीरियड, और 40% की जगह 60% आ जाएगा। भाई पिछले पीरियड का क्लोजिंग भी तो ऐसे ही निकालेंगे ना जैसे इस पीरियड का क्लोजिंग निकाला, लेकिन हम प्रीवियस पीरियड के क्लोजिंग को जब इस पीरियड में ओपनिंग लेते हैं तो हम उसको इसी पर्सपेक्टिव से लिखते हैं कि इस पीरियड में कितना काम होना है। लेकिन प्रीवियस पीरियड में तो हम वही लेंगे कि उन पे कितना काम हुआ, प्रीवियस पीरियड में 60% था, तो दे विल बी टेकन एज 100% कंप्लीट फॉर मटेरियल यानी 400, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए 60% यानी ये बन जाएंगे 240। बिल्कुल वही गेम है, सारी की सारी रिपीटेड, कोई फर्क नहीं। फिर जब तुम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आओगे फॉर इंस्टेंस, तो तुम्हारी यही स्टेटमेंट कैसे पॉपुलेट हो जाएगी, ये तुम फुल कॉस्ट क्या लिखोगे यहाँ पे, अगर मैं यही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे चल रहा हूँ तो ओपनिंग यहाँ से वैल्यू होके आ गया, ओपनिंग फिनिश गुड्स यहाँ से वैल्यू होके आ गया, क्लोजिंग फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोसेस, यहाँ पे तुम टोटल पेस्ट करोगे, यानी कौन सी वैल्यूज, ये जो यहाँ पे तुम्हें नजर आ रही है 82350 प्लस, अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं जो कि यहां पे लिखा हुआ है 44217,
लेकिन जब तुम यहाँ पे आओगे मार्जिनल कॉस्टिंग में तो यही खर्चा कौन सा लोगे, 82350 प्लस इसका वेरिएबल पोर्शन सर, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 27455 और ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश कोर्स और वर्क इन प्रोसेस उसी मेथड से कैलकुलेट होंगी जैसे मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। ये मैंने सिर्फ आपके साथ डिटेल में डिस्कशन की है, यू कैन ईजिली डू दिस बाय योरसेल्फ नाउ, और ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, मतलब वही पुराने कॉन्सेप्ट्स ही हैं लेकिन अब सारे के सारे मर्ज हो गए हैं एक ही सवाल के अंदर।